जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 90। आज के लेक्चर में हम फ्रॉड का जो चैप्टर 19 है इसकी कुछ केस स्टडी करने जा रहे हैं और इसके लास्ट दो कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर डिस्कस किए थे वन बाय वन और हमने एक एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर को कोशिश की थी कि समझे इसकी वजह से कैसे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड अराइज हो सकता है। किसी रिस्क फैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं जी। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज का मतलब है जो कैश में ना हो। असल में जो कैश की ट्रांजैक्शन होती है वो तो कभी फेक नहीं हो सकती, क्योंकि फेक एंट्री पास करके आप कभी कैश जनरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता फेक एंट्री पास करे कैश हाजिर हो जाए, पास करे ऐसे नहीं। तो इसीलिए जो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना वो नॉर्मली क्रेडिट एंट्रीज में होती है और ये एंड पे होती है। ये एंड पे कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट ये अगर एंट्री है ना तो समझना ये जेन्युइन है, क्योंकि इसके बदले में कैश आ चुका होगा, कैश आ गया, जेन्युइन है। लेकिन अगर डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट समझ ले इसमें फ्रॉड का खतरा है, क्योंकि इसमें वो डेटर फेक होगा। ठीक है, तो और ये एंड पे क्यों होती है नॉर्मली फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन? ये एंड पे ही क्यों होती है? क्योंकि क्लाइंट ने अपने टारगेट अचीव करने होते हैं, इसीलिए। और कोई क्वेश्चन? जी जी जी। ये जो अदर फैक्टर्स हैं ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो आपको याद होगा रिस्क फैक्टर के नीचे भी कुछ लिस्ट थी, वो भी बेसिकली फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ही हैं। यूं समझ लीजिए वो एक एक्सटेंडेड फैक्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं हम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलिए फिर हम असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपने पहचानना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन है समटाइम्स द मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडिटर आर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है पॉसिबिलिटी ऑफ, ये हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है। आज के लेक्चर क्वेश्चन 3 इसको आपने अभी पेंडिंग कर देना, इसलिए समझ नहीं आई थी आपको इसकी। और इसे और फिर पूछा क्यों नहीं था? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 4 सबसे पहले रिक्वायरमेंट में देखिए। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। आपने इसको डिस्क्राइब करना है। अच्छा, एक है आइडेंटिफाई करना, एक है डिस्क्राइब करना, ये एक्सप्लेन करना। हमने जब रिस्क असेसमेंट के क्वेश्चन किए थे उसमें भी आपने देखा वो यही करता था, रिस्क आइडेंटिफाई। उसमें स्पेसिफिकली लफ्ज आइडेंटिफाई अक्सर बोल दिया करता था, लेकिन खुद बताया कि आइडेंटिफाई किए बगैर एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई भी करना है और डिस्क्राइब यानी एक्सप्लेन भी करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है? केस स्टडी के अंदर जिन अल्फाज से रिस्क राइज हो रहा है उसको निकालो। आइडेंटिफाई रिस्क का मतलब यही समझाया था ना। इसका मतलब वही है जैसा हमने चैप्टर 11 की केस स्टडी में पढ़ा था कि क्वेश्चन के अंदर जिस इंफॉर्मेशन से रिस्क इंक्रीज हो रहा है उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालो, 2-3 अल्फाज जितने उनकी हेडिंग बना दो। ये है आइडेंटिफाई रिस्क। आधा नंबर तो आपको हेडिंग बनाने से मिल जाएगा। फिर इसके बाद डिस्क्राइब करने में आपने क्या करना है? कैसे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है, क्या बताना है डिस्क्रिप्शन में कि किस रीजन की वजह से, इस फैक्टर की वजह से फ्रॉड हो सकता है। जैसे हम वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के क्वेश्चन में बताते थे, ये रिस्क फैक्टर है, इस रीजन की वजह से इसमें रिस्क। भाई वेरियस लोकेशन पे इन्वेंट्री है, ये हमारा आइडेंटिफाई रिस्क। फिजिकल वेरीफाई करना मुश्किल है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इनिशियल ऑडिट आइडेंटिफाई रिस्क, ओपनिंग बैलेंसेस की वजह से वेरीफाई करना मुश्किल है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, कंप्लेक्स कैलकुलेशन जजमेंट्स एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई। उसी तरह यहां पे भी आपने क्या करना है, रिस्क को यानी हेडिंग भी बनानी है और फिर 1-2 सेंटेंसेस में इसको एक्सप्लेन भी करना है। हेडिंग बनाने को हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई रिस्क। एक्सप्लेनेशन को क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्क। गौर से देखिए, क्या इसमें आइडेंटिफिकेशन होगी सिर्फ या एक्सप्लेनेशन भी होगी? दोनों होंगे। शाबाश, हाथ क्या लगा लेगा? ले जा सर, मेरे काम का नहीं रहा ऐसे तो ना यार मेहरबानी है, अभी चक्कर लगाता हूँ सर। तो आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों। लेकिन जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ के मुझे बताइए कि क्या इसमें वो आपसे प्रोसीजर पूछ रहा है? प्रोसीजर पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। ये मैंने आपको बताया था ना, केस स्टडी की इंफॉर्मेशन देखे, केस स्टडी का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा तकरीबन जैसा हमने रिस्क असेसमेंट की केस स्टडी का पढ़ा था, लेकिन उसमें वो अक्सर
प्रोसीजर पूछा करता था, इसमें अक्सर प्रोसीजर नहीं पूछेगा। रिस्क फैक्टर में अक्सर प्रोसीजर नहीं, उसमें अक्सर पूछता था, कभी कभार नहीं पूछता था। इसमें अक्सर नहीं पूछेगा, कभी कभार पूछेगा, और जब पूछेगा तो वो वही ओवरऑल अप्रोच, ओवरऑल अप्रोच। क्लियर जी? फिर रिक्वायरमेंट को पढ़ ले। देखिए इस केस को पढ़ना, ये सारे जो 8-10 सेंटेंसेस हैं ये इतने अहम नहीं है, इनमें पढ़ने में कोई गलती हो गई, आगे पीछे हो गया, लफ्ज रह गया, उसका इंपैक्ट थोड़ा है। इस एक लाइन का एक एक लफ्ज समझना जरूरी है, ये है रिक्वायरमेंट। डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर, डिस्क्राइब से समझ आ गया, हेडिंग में लिखनी है, एक्सप्लेन भी करना है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर से समझ आ गया, चैप्टर 19 में जाना है, उसकी लिस्ट टेस्ट कर रहा है। इफ एनी that are indicated in the above information, और above information से पता चला केस स्टडी है, वो जो याद किए थे एज इट इज नहीं छाप देना। क्लियर हुई है बात? चलिए कह रहे एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट ऑफ प्रूडेंट लिमिटेड लिस्टेड कंपनी सीनियर ऑडिटर ऑफ योर टीम सबमिटेड द फॉलोइंग। अच्छा अब मेरा फोकस होगा, क्योंकि हम फ्रॉड रिस्क फैक्टर एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो मेरा ज्यादा फोकस होगा कि सिर्फ रिस्क फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के ऊपर। एक्सप्लेनेशन जिसकी डिस्कस हो चुकी है उसकी मैं स्किप कर दूंगा, जिसकी अहम हुई या डिस्कस नहीं हुई वो आपके साथ मुझे डिस्कशन हो जाएगी कि वो क्यों फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ठीक है? वरना नॉर्मली हमारा फोकस किस चीज के ऊपर होगा? आइडेंटिफाई। अच्छा यहाँ पे बुलेट्स उसने बनाए हैं, 1 2 3 कर देता तो क्या अच्छी बात थी, रेफरेंस करने में आसानी होती। बहरहाल फिर भी क्या लाजमी है हर बुलेट में एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो? हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है किसी एक फैक्टर में 2 फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स भी हो। पहला कह रहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड Mr. Smart as new chief executive, whose remuneration is mostly based on efficiency, bonus and share options. उसको शेयर ऑप्शन मिलेगी, शेयर ऑप्शन की वजह से तो वो पॉइंट आ गया कि मैं जो मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डिंग है, और इसको भी छोड़ दे, इससे भी बड़ा है बोनस, परफॉर्मेंस पे बोनस मिल रहा है, तो जाहिर है परफॉर्मेंस क्या शो करवाएगा? हाई प्रॉफिट शो करवाएगा, तभी बोनस मिलेंगे। क्लियर जी? पहले में कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब वो हाई बोनस को रिसीव करने, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? हाई बोनस को रिसीव करने के लिए प्रॉफिट को ओवरसेट करें ताकि उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। नेक्स्ट, मिस्टर स्मार्ट इज रेप्यूटेड एज ए सीजन्ड बिजनेस, सीजन्ड बिजनेस अच्छा एग्जेक्टिव है, एंड हैज बीन, सीजन का मतलब अच्छा एग्जेक्टिव, ये नहीं कि सीजन बाद आता है गर्मियों के सीजन में निकलता है, सर्दियों में बिल में छुप जाता है, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब यही, मेरा ख्याल है इसका ये मतलब है, आप बेहतर इंग्लिश समझते हैं। बिजनेस एग्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एंड हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ये चोर और पुलिस दोस्त हो गए, ऐसे ही बना, चोर और पुलिस भाई इंटरनल ऑडिट जिसने चेकिंग करनी है वो दोस्त है, इंडिपेंडेंस फर्क हो गई। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, ऑडिट कमेटी का याद है कौन सा फैक्टर किधर पड़ा था? ऑडिट कमेटी का ना होना भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, और होना लेकिन इंडिपेंडेंट ना होना रिस्क फैक्टर है। इनइफेक्टिव ऑडिट कमेटी या ओवरसाइट, इसमें भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर आ गया। आगे चलते हैं। Since joining, he has proved to be the main decision maker, and the board appears to be relying considerably on Mr. Smart and less interested in operations of the company. बोर्ड ने कहा आप इतने कॉम्पिटेंट है, आपको सुपरवाइज करने की जरूरत ही कोई नहीं है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरसाइट कर रहे हैं? अंडर रिलायंस नहीं, ओवर रिलायंस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर ज्यादा रिलाई कर रहा है, ठीक है जी, ओवर। हाँ जी, कोई नहीं। तो ये क्या इनइफेक्टिव ओवरसाइट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है? तो ये क्या होगा? फ्रॉड रिस्क फैक्टर पढ़ा था लिस्ट में, ठीक है। ज्यादा मोर देन 90% किसी भी केस स्टडी में फैक्टर्स वही होंगे, उसी लिस्ट में से आएंगे जो आपने पढ़ी है इंशाल्लाह। कभी कभार आपकी जजमेंट के लिए, आपको पता है एक आधा पेपर में 10% के करीब जो पेपर का पोर्शन होता है ना, 10% के करीब, 10 to, वो जजमेंट बेस्ड होता है। उसने ये भी चेक करना होता है बच्चा कोई न्यू सिचुएशन में हैंडल कर पाता है कि नहीं, कि क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना। अभी तक तो फिलहाल सब ठीक चल रहा है। Since his joining, ऐसे ही हो गया। Board's main concern is now the growth in net earning estimated for the next year, which Mr. Smart strongly believes will be 30% at minimum. बोर्ड का फोकस ग्रोथ के ऊपर, और मिस्टर स्मार्ट ने कहा 30% होगी। किसी जगह हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पार्टी अगर प्रेशराइज कर रही हो या मैनेजमेंट ने कमिट कर लिया हो अपनी परफॉर्मेंस को, केपीआईज को, तो फिर मैनेजमेंट अंडर प्रेशर होती है कि उस कमिटमेंट को पूरा करे। क्लियर जी? तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? फ्रॉड ऑफ नेचर रिपोर्टिंग में पढ़ा था। अच्छा, इंसेंटिव में पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी में पढ़ा था, या एटीट्यूड? इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे
क्या एग्जाम में नहीं याद आ रहा कहां पढ़ा था, ये पता चल गया पढ़ा था, क्या फर्क पड़ता है? क्यों, क्या फर्क नहीं पड़ता इससे? जिस तरह ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने में वो सिर्फ कहता था रिस्क आइडेंटिफाई करो, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क नहीं पूछता था, उसी तरह फ्रॉड रिस्क फैक्टर में भी हमें उसने एग्जांपल के तौर पे सिखा दिया क्लासिफिकेशन, जैसे इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन रिस्क के डेफिनेशन रटा लगवा दी थी उसने हमें, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं करवा रहा हमसे। उसी तरह इसमें भी उसने फ्रॉड रिस्क फैक्टर में हमें इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटीज, एटीट्यूड, एप्लीकेशन सिखा दिया हमें, लेकिन एप्लीकेशन में नहीं पूछ रहा, ध्यान में रखे। इसलिए केस स्टडी में कहीं पे भी ये लिखने की जरूरत नहीं, किसी सोल्यूशन में आपको लिखी नजर आ भी जाए वो समझे एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। तो ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर है जी। ग्रोथ कमिट कर लिया, अंडर प्रेशर होगी मैनेजमेंट, इसको अचीव करने के लिए, मीट करने के लिए पहले दिन रात एक कोशिश करेंगे, हक सच, लेकिन जब पता चल जाएगा इन्हें दिसंबर के महीने के जैसे ही शुरू होगा कि अब गेम हाथ से निकल गए, अब क्या करेंगे फिर? There are number of instances of lack of segregation of duties, lack of segregation of duties, ये तो इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है। अच्छा ये तो सिंपल रिस्क है ना, लेकिन आगे क्या हुआ? And Mr. Smart being cost conscious has allowed the situation to continue। अब ये सिंपल वीकनेस इंटरनल कंट्रोल होती ना, हम कहते हैं रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है, ले मिसस्टेटमेंट सामने आके ठीक भी नहीं कर रहे, लोगों को भी पता चल गया, अब क्या होगा? रिस्क ऑफ फ्रॉड, ठीक है, क्योंकि लोग इस कंट्रोल वीकनेस का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था हमारे ऑडिट में एक कहावत है कि 10% पीपल जो है वो कभी भी फ्रॉड नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी जरूरत हो उनको पैसों की और जितना मर्जी पैसा उनके सामने पड़ा हो, 10% लोग कभी फ्रॉड नहीं करते, 10% लोग हमेशा फ्रॉड करते हैं, हालांकि अच्छे खासे पैसे भी होते हैं, जरूरत भी नहीं होती एडवेंचर के लिए, एडवेंचर। और 80% उस वक्त फ्रॉड करेंगे जब उन्हें पता होगा कि पकड़े नहीं जाएंगे। हमारा फोकस याद रखे उस 80% के ऊपर होता है, उस 10% जो एक्सट्रीम होती है उसके ऊपर नहीं। इसीलिए इंटरनल कंट्रोल वीकनेस होगी ना तो आपके जहन में ये ना है कि कौन सा हर बंदा फ्रॉड करेगा, 80% लोगों के चांसेस हैं, 80% मेजोरिटी के वो फ्रॉड कर सकती है। तो इसमें भी इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है, लोगों को पता चल गया फ्रॉड हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज अ बिग ले ऑफ प्लान इन प्ले। ले ऑफ प्लान क्या होता है? डाउन साइजिंग, जिसे आम ज़बान में कहते हैं डाउन से एम्प्लॉइज को निकालना जॉब से, प्लान इन प्लेस एंड एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टिंग सच प्लान ऑल्दो इट हैज बीन केप्ट एज टॉप सीक्रेट। इसको टॉप सीक्रेट रखा गया लेकिन एम्प्लॉइज को पता चल गया है। एम्प्लॉइज तो बहुत खुश होंगे, वो कहेंगे अच्छी बात है, कम लोग होंगे काम कर रहे होंगे, ऑफिस में जगह खुली होगी, लेकिन उनके लिए जो बाकी रह गया, जो निकल गया, अब हर एक क्या डर रहा होगा कि पता नहीं मेरी बारी आ गई, कहीं इस प्लान में मेरा नाम भी ना आ गया हो। पता तो सबको होता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, तो सारे डरे होंगे। This layoff plan will help the company to achieve higher growth in earning। इस layoff plan से प्रॉफिट बढ़ेगा। कौन सा पॉइंट है इसमें? कौन सा? गुड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज। गुड रिलेशन, एडवर्स रिलेशनशिप है जी, एडवर्स रिलेशनशिप, बिल्कुल। तो ये हमारे 6 पॉइंट से इत्तेफाक से हर पॉइंट के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नजर आ गया हमें, अच्छी बात है, ऐसे भी हो भी सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। रिस्क फैक्टर की केस स्टडी को कैसे हैंडल करना, कल हमने केस स्टडी की थी, उसमें और आज वाली केस स्टडी में क्या फर्क है भाई बताएगा? कल भी एक केस स्टडी क्लास में की थी ना, उसमें और आज वाली केस स्टडी में क्या फर्क है जी? हाँ जी शाबाश, उसमें हमने ये डिसाइड किया था गिवन इंफॉर्मेशन एरर है या फ्रॉड। अब इसमें हम उस फ्रॉड को फोकस कर रहे हैं स्पेसिफिकली फ्रॉड पे, कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा ना दोनों में। गैस कीजिए कौन सी मिस स्टेटमेंट ज्यादा सवेर है हमारे लिए एज ऑडिटर? फ्रॉड, शाबाश। अच्छा अब ये भी एक व्हीकल वाली केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ गया। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ अबव सिचुएशंस आइडेंटिफाई विद जस्टिफिकेशन वेदर इट रिप्रेजेंट्स अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। बताइए कि रिस्क ऑफ फ्रॉड है या नहीं है। तो जाहिर है जहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है वहां पे रिस्क ऑफ एरर है, ऐसे है ना। वेदर दिस रिप्रेजेंट्स रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो अगर रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है तो क्या है? रिस्क ऑफ एरर है, दो ही तो रिस्क है। फिर इसके बाद while reviewing the audit files for different clients you confronted the following situations। पहला, due to tough competition in the market, टफ कंपटीशन नहीं, वो तो इंक्रीज कंपटीशन था, वही है, पक्का वही है, अंडरलाइन कर ले फिर इसको। क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर है?
टफ कंपटीशन, इंक्रीज कंपटीशन, गोइंग कंसर्न इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड ड्यू टू टफ कंपटीशन इन द मार्केट, कंपनी हैज बीन अनएबल टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स सिंस लास्ट 5 years। प्रेशर ज्यादा यही होगा, कंपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर पा रही और कॉस्ट भी डिक्रीज नहीं हो रही होगी, वो तो हर साल इंक्रीज हो रही होती है ना, ठीक है। तो क्या है इसमें रिस्क? अब क्या कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव शो करवाने की कोशिश करेगी, प्रेशर होगा कंपनी पे, बिल्कुल। तो क्या करेगी कंपनी? ओवरस्टेट करेगी प्रॉफिट, ठीक कंपनी। तो इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या था जिससे हमें कंफर्म हो गया ये रिस्क ऑफ फ्रॉड है? टफ कंपटीशन, सबसे अहम लफ्ज। सेकंड, एडिशंस टू इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट्स में बाय डिफॉल्ट रिस्क होता है, इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, रिस्क तो है। अब रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं वो देखना है। अमाउंटिंग टू रुपीज 500 million include research cost of rupees 10 million which is duly supported by invoices from supplier। सबसे अहम लफ्ज कौन से हैं? वर्ड्स ड्यूली सपोर्टेड, ड्यूली सपोर्टेड। क्योंकि फ्रॉड हो तो रिकॉर्ड मिसिंग होता है, अल्टर्ड होता है, फॉर्जरी होती है उसमें। जब ड्यूली सपोर्ट मौजूद हो इसका मतलब है फ्रॉड करने की कोशिश नहीं की गई। क्योंकि फ्रॉड करने की जब कोशिश की जाती है तो ना सिर्फ ये कि एसेट को गायब किया जाता है बल्कि रिकॉर्ड में भी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग द लास्ट, अच्छा सॉरी, ये अब आपके ख्याल में क्या है? प्रोबेबली एरर है कि फ्रॉड है? एरर है। और सबसे अहम किससे पता चला? सपोर्टेड बाय इनवॉइस से। क्लियर जी? ये आपने जस्टिफिकेशन देनी है, सिर्फ ये नहीं लिखना इट रिप्रेजेंट्स रिस्क ऑफ एरर या इट रिप्रेजेंट्स रिस्क ऑफ फ्रॉड, उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी होती है। केस स्टडी का असूल है। कह रहा ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, थर्ड, द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हायर मैनेजमेंट हैज बीन अर्निंग हैंडसम बोनसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये क्या है? रिस्क ऑफ फ्रॉड। शाबाश। कैसे पता चला रिस्क ऑफ फ्रॉड है? बोनसेस मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है, ओवरस्टेट कर सकते हैं बोनस को हासिल करने के लिए। फोर्थ, फिजिकल स्टॉक टेक ऑन 31st। अच्छा, ये मुझे लग रहा है इसमें जजमेंट आपकी टेस्ट करेगा। फिजिकल स्टॉक टेक ऑन 31st December 2014 इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड अमाउंटिंग टू ₹52 million। गुड्स सोल्ड हो चुकी है, वैसे में क्या दिया? सेल हो गई है, डिस्पैच नहीं हुई। द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स वाज स्टॉप्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा था अभी ना सामान भेजो, जगह बना रहा होगा अपने गोदाम में, कम होगी, बाजू का ऐसे होता है। अप टू 20 जनवरी 2015 डिस्ट्रीब्यूटर हैज टेकन डिलीवरी ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 million। सिर्फ 2 million ही की उसने डिलीवरी ली है। क्या कोई गड़बड़ नजर आ रही है? ये आपकी जजमेंट का क्वेश्चन है, जजमेंट कॉल है। क्या अनयूजुअल सिचुएशन नजर आ रही है? इसमें क्या चीज अनयूजुअल है? सेल्स 52 million कर ली और बाद में सामान ले नहीं रहा डिस्ट्रीब्यूटर, तो कुछ जगह बना रहा होगा, वो सीधा पता कर रहा होगा अपनी चीजों को। हाँ, 1-2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, तो 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं। तो क्या इससे इंडिकेशन मिल रही है कि ये एक्चुअल सेल है ही नहीं? अगर एक्चुअल सेल होती तो अब तक वो सामान रिसीव ना कर चुका होता। इंडिकेशन मिल रही है, ठीक है। अनयूजुअल डिले है, तो ये प्रोबेबली रिस्क एरर है या फ्रॉड? फ्रॉड। और इसमें सबसे अहम कंसेप्ट क्या है जिसकी वजह से हम इस नतीजे पे पहुंचे? अनयूजुअल डिले है और अभी तक मेजर पार्ट ऑफ सेल अनडिस्पैच्ड है। क्लियर? तो ये प्रोबेबली रिस्क ऑफ फ्रॉड है। ये वाला फैक्टर शायद हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन क्या इसको मार्क कर ले फिर। लेकिन क्या आप इसको पढ़ के आपको कुछ एहसास हो गया कि ये अनयूजुअल चीज है? इसमें स्केप्टिसिज्म इंक्रीज हुआ आपका? तो ये रिस्क ऑफ फ्रॉड। इस क्वेश्चन में कोई डिस्कशन करनी हो? हाईवे क्लास में रूम नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम? रूम नंबर 6 में, रूम नंबर 4 में किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ उठा दीजिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई बात, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब व्हाट एक्शंस एन आइटर शुड टेक ऑन आइडेंटिफाइंग ए फ्रॉड डिस्पैच। अच्छा, इसमें बताइए सबसे अहम लफ्ज कौन सा बोला? ऑन। क्योंकि इसकी जगह अगर टू लिखा होता ना, कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता। टू लिखा होता तो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लिखते। कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर?
वो जो चैप्टर 3 में पढ़े थे के फ्रॉड वाले, इंक्वायरीज वाले। शाबाश भाई का कॉन्फिडेंस चेक कीजिएगा भाई, जिससे भी पूछेगा ना नहीं बता पाएगा। ये बताइए, फ्रॉड से रिलेटेड ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कुछ इंक्वायरीज करनी है, वो इंक्वायरीज क्या है? क्या इंक्वायरी करना? प्रोसेस। शाबाश, प्रोसेस कौन सा? हाँ, रिस्क ऑफ फ्रॉड का। शाबाश। और स्पेसिफिक रिस्क अगर कोई आइडेंटिफाई हुआ है। शाबाश। और असेसमेंट। बेहतरीन बेहतरीन, सुभान अल्लाह, शाबाश। जल्दी से चौथा भी फैक्टर देख के बता दे। नहीं मजाक कर रहा हूं, नहीं याद किया। शाबाश शाबाश शाबाश। और अब मेरा ये भाई बताएगा। हाँ शाबाश, ये तो उन्होंने बता दिए हमारी बहन ने कि ये रिस्क जो इंक्वायरी होंगी। अब आप ये बताइए, इस इंक्वायरी के बाद मैनेजमेंट से और अदर्स विद इन द एंटिटी से कुछ और इंक्वायरीज भी करनी होती है, ऐसे ही है भाई। अदर्स विद इन द एंटिटी से भी करनी होती है इंक्वायरीज। वो क्या? नॉलेज ऑफ एक्चुअल और सस्पेक्टेड फ्रॉड। शाबाश। हाँ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से भी इंक्वायरी करेंगे। शाबाश। और ये बड़ा अदब स्टूडेंट है, उस्ताद को देख के नहीं जवाब देता, नजरें झुका के जवाब देता। शाबाश शाबाश। चले, ये भाई ये ऑन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये समझ आ गया आपको? ये कौन से प्रोसीजर लिखने हमने? रिस्क वाले की ओवरऑल अप्रोच वाले? ओवरऑल अप्रोच वाले। याद है भाई को? क्या आज टेस्ट था, इस वजह से रिवीजन करने हो सकी। ओवरऑल अप्रोच क्या क्या थे? दो तीन बता दे, मुझे पता चल जाए सही जगह पे चले गए आप। एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मॉडिफाई प्रोसीजर्स, मटेरियलिटी लेवल रिड्यूस, मोर ऑफ द प्रोसीजर एट ईयर एंड, इंक्रीज डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू और एक्सपीरियंस टीम। शाबाश। इन अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्सपर्ट भी था, अगर जरूरत पड़े एक्सपर्ट को भेजा। ये वही पॉइंट है। ऑन आइडेंटिफाई, ऑन को अंडरलाइन कर लें। क्लियर जी? इसके बाद बस ये ठीक क्वेश्चन। अच्छा आप बताइए, क्या इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन था जो समझ में ना आया हो? कौन सा क्वेश्चन? वो जो पहले वाला था, वो भी हमने किया ही नहीं था, किया ही नहीं। अब ये करने लगे, वही कंसेप्ट करने लगे ये। अच्छा, जो कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसका टाइटल था फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। जो अब पढ़ने जा रहे हैं यह सर्कमस्टेंसेस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों का मतलब तकरीबन एक ही है। बस वो जहां पे फैक्टर्स उसको बाकी मजीद बाद में याद आए ना कि ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हैं, वो उसने अलग से नई लिस्ट बना के दे दी है। ये भी सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ही हैं। किसी भी केस स्टडी में अगर वो आपसे कहता है बताइए, तो आप यही फ्रॉड रिस्क। हाँ, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे, केस स्टडी के पॉइंट क्वेश्चन में 1% भी फर्क नहीं है, वो भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे और आपसे कहे फ्रॉड रिस्क फैक्टर की लिस्ट दो, तो आप वो लिस्ट देंगे जो बॉक्सेस वाली है। और अगर कहे एग्जांपल दो, सर्कमस्टेंसेस दैट इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ये वाली। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट्स का फर्क है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं है। बात समझ आ रही है? चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें हमें क्या मजीद फैक्टर्स वो बता रहा है, और क्या ये वही फैक्टर्स हैं या कि कुछ नए फैक्टर्स हैं, ये भी देखना है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर वाले क्लियर है ना फैक्टर? अच्छा, इनको उसने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग। अच्छा, पूरे आपके एजुकेशन कैरियर में जहां कहीं याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन होगी ना किसी भी कंसेप्ट की, उसने कोई भी क्लासिफिकेशन की होगी और एग्जांपल दी होगी, उसमें दो प्रॉब्लम्स आपको हमेशा फेस करना पड़ेगी, चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट हो, जो मर्जी कंसेप्ट। एक, आपके लिए उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो चीजें मिक्स हो जाएंगी, इधर की चीज उधर जा रही होगी, उधर की चीज इधर जा रही होगी। ये प्रैक्टिस करने से, लिख के प्रैक्टिस करने से ये प्रॉब्लम किसी हद तक हल हो जाती है, खत्म नहीं होती, खत्म करने की कोशिश भी नहीं करनी। 2-4 मिक्स होते हैं, होने दे। मोर देन 80% अगर आपकी आइटम सही क्लासिफाइड तो ठीक। और दूसरी चीज, चूंकि ये क्लासिफिकेशन जजमेंट बेस पे किसी ना किसी इंसान ने की है,
तो उसकी सोच और हमारी सोच में फर्क हो सकता है। तो कुछ जगह पे हो सकता है हमें लगे ये जो तीसरी कैटेगरी में से फैक्टर डाला ना, ये दूसरी वाली में होता तो ज्यादा अच्छा था, ये पहली कैटेगरी वाला फैक्टर चौथी में होता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि जजमेंट पे उसने क्लासिफिकेशन, जिसने भी बनाई, इंसान ही है ना, उसकी अपनी जजमेंट है, उसने अपनी जजमेंट पे क्लासिफिकेशन की, हमारी अपनी जजमेंट है। इसीलिए आपको इसके ऊपर जब गौर करेंगे, जब ओवर थिंकिंग करेंगे ना आप, तो आपको लगेगा ये क्लासिफिकेशन, ये फैक्टर इधर नहीं उधर आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना भला? ओवर थिंकिंग नहीं करनी, आंखें बंद करके जैसा आई कैप ने जिस जगह फिट किया है हमने भी उधर ही फिट करना है, ये सोच ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं जी। डिस्क्रिपेंसीज इन काउंटिंग रिकॉर्ड्स, काउंटिंग रिकॉर्ड में फर्क है। फिर कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, एविडेंस कंफ्लिक्ट है, मिसिंग है एविडेंस में, ये रिकॉर्ड में गड़बड़ है। ये स्पेसिफिकली क्लाइंट के रिकॉर्ड की बात कर रहा होगा जो वो प्रिपेयर कर रहा है, जबकि जो कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस ये जर्नल है, ये हर तरह के एविडेंस में कंफ्लिक्ट या मिस हो तो वो भी इंडिकेट कर रहा है। और फिर थर्ड में है प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ऑडिटर और मैनेजमेंट के दरमियान में प्रोफेशनल रिलेशनशिप होना चाहिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यहां पे एडवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहा है, लेकिन इससे तो थ्रेट राइज हो जाता है। देखिए सोचे ना, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट की बात ऑडिटर नहीं मान रहा, ऑडिटर की बात मैनेजमेंट नहीं मान रहे, दोनों में झगड़ा है, तो इससे तो इंटिमिडेशन थ्रेट राइज नहीं हो जाता। तो एग्जाम में मैंने इंटिमिडेशन थ्रेट लिखना है कि रिस्क ऑफ फ्रॉड, इट डिपेंड्स किसमें, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट में रिस्क कहा है, फ्रॉड रिस्क बोलेंगे, रिक्वायरमेंट में थ्रेट कहा है, थ्रेट आइडेंटिफाई होगा। क्लियर जी? और फिर फोर्थ कैटेगरी है अदर्स की, अदर कुछ मजीद फैक्टर भी रह गए होंगे, उसने यहां में फिट कर दिया जो ऊपर कहीं नहीं फिट हुए। अब वन बाय वन इन फैक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी केस स्टडी में आ सकते हैं या रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ सकता है। हर कैटेगरी में आपने 3-3, 4-4 फैक्टर याद कर लेने, ठीक है? 3-4 दफा पढ़ेंगे ना, कुछ ना कुछ फैक्टर याद हो ही जाते हैं। डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पहला अनस्पोर्टेड और अनऑथराइज्ड बैलेंस और ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं या वो ऑथराइजेशन ही नहीं ली गई, या अगर रिलेटेड पार्टी में भी था कि जिन रिलेटेड पार्टीज की ऑथराइजेशन अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं ली, उनमें रिस्क है कि मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ गड़बड़ कर रहे हैं, ऑथराइजेशन लिए बगैर ट्रांजैक्शन कर ली जाए, रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? बिल्कुल है। अनस्पोर्टेड और अनऑथराइज्ड समझ आ गया, इसको अंडरलाइन कर लें। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट, ठीक है, बिल्कुल एंड पे, सिग्निफिकेंट सेल्स की बात कर रहे हैं, लास्ट मिनट मतलब बिल्कुल एंड पे, आखिरी दिन। ऐसे इसका पर्पस क्या होता है भला? एक तो ये कि टारगेट अचीव हो जाए, और दूसरा एंड पे अगर पहले से ऑडिटर को बता दिया ना, वो ज्यादा अच्छी वेरिफिकेशन कर लेगा। ऐसा करते हैं, कल रिपोर्ट साइन करनी है ना, आज ऑडिटर को कहेंगे सर ये एक नई एंट्री आ गई है, और वो सिग्निफिकेंट एंट्री पास कर लेंगे, जिससे ऑडिटर के ऊपर प्रेशर होगा कि कल रिपोर्ट साइन करनी है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सके सही तरीके से, वो सरसरी तौर से इंक्वायरी करेगा और रिपोर्ट साइन कर देगा। आप बताइए, अगर आप इस पोजीशन में हो, कल रिपोर्ट साइन करनी है, 1-2 दिन पहले ही क्लाइंट ने एक बड़ी आपको आइटम आपके सामने रखी है जो किसी दूर दराज शहर के ब्रांच से रिलेटेड है, अब उसके लिए वहां पे जाना जरूरी है, लेकिन टाइम कम है, जाएंगे तो हफ्ता लग जाएगा, क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे उसको, रिपोर्ट साइन कर देंगे, ये भाईजान कर देंगे साइन, और क्या करेंगे आप? हाँ, डेडलाइन, क्लाइंट को कहेंगे सर 2 ऑप्शन है, पहली ऑप्शन हमें, अब ये आपकी गलती, आपने एंड पे हमें एविडेंस दिया या ये एंट्री लेके आए हैं, हमें इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई किए बगैर रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते, डेडलाइन एक्सटेंड करें। अगर क्लाइंट कहता है डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करनी, हम कहेंगे फिर ये स्कोप लिमिटेशन है, क्योंकि सिग्निफिकेंट यानी मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे हम, अभी ले लें, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन की रिपोर्ट अभी ले लें। क्वालिफाइड क्यों? क्योंकि एंट्री आप हमारे सामने आज लेके आ रहे हैं, हमें वेरीफाई तो करना है, या ये नहीं तो फिर टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। फॉरी अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे अगर आप, तो गलत करेंगे। क्लाइंट कई दफा ये काम करता है, जानबूझ के ट्रांजैक्शन छुपा के रखी होती है उसने अपने पास, कि बिल्कुल जब एंड में होगा ना, ऑडिटर की 12 बजे होंगे, ठीक है, उस वक्त ये लेके आएंगे सामने ट्रांजैक्शन, वो ऑलरेडी ओवरबर्डन होता है, उसने सही तरीके से चेकिंग नहीं करेंगे। सेकंड, थर्ड, ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉम्प्लेक्स और टाइमली मैनर आर इनएप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड एज टू अमाउंट और पीरियड, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मल जो मैनर है, टाइमली मैनर, उसमें प्रोसेस ना हुई हो। जैसे आपको बताया था कि वो बैंक में नॉर्मल सिस्टम था लोन अप्रूव करने का,
लेकिन जिन लोन में प्रॉब्लम थी उनमें नॉर्मल मैनर या सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले ली गई थी। तो अगर जो ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि कंप्लीटली या टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं की, वो भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है। टिप्स आर कंप्लेंट्स टू ऑडिटर अबाउट लेज फ्रॉड। ऑडिटर के कान में चुपके से कोई कह गया सर परचेज डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है, परचेज डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है। ऑडिटर को कहना चाहिए ये कौन सा मेरी जिम्मेदारी है, एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देना चाहिए। ठीक है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना जिम्मेदारी, लेकिन अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर सामने आ गया उसको इग्नोर भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो अगर कोई इल्जाम भी लगा दे ना उस पर भी हमें एक्शन ले लेना चाहिए। कोई क्लाइंट का एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय पे इल्जाम भी लगाता है कि सर ये फ्रॉड कर रहा है, इग्नोर करना चाहिए या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? ज्यादातर ये इल्जाम गलत साबित होंगे, लेकिन कई दफा सही भी साबित होंगे। ठीक है, सबको चेक करेंगे तो फिर ही सही वाला फ्रॉड आइडेंटिफाई कर सकेंगे, इग्नोर करेंगे तो फ्रॉड कभी आइडेंटिफाई नहीं। तो ये टिप्स आर कंप्लेंट्स टू ऑडिटर, मुखबरी कर दी किसी ने ऑडिटर को। फिर एम्प्लॉइज एक्सेस टू सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स इज मोर देन व्हाट इज नेसेसरी टू डू देयर जॉब। ये माइटी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो भी सिस्टम को एक्सेस करता है ना उसके कुछ एक्सेस राइट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई पेरोल सिस्टम को पेरोल सुपरवाइजर प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास ये एक्सेस राइट्स तो होने चाहिए कि हर एम्प्लॉय के आगे जो आवर्ली रेट क्या लिखना है, नंबर ऑफ आवर्स वर्क कितने हैं, लेकिन उस पेरोल शीट में नए एम्प्लॉय को ऐड करने की एक्सेस ये उसके पास नहीं होनी, क्यों नहीं होनी चाहिए? फेक एम्प्लॉय को ऐड करके उसको सैलरी प्रोसेस करवा के अपनी जेब में डालता रहेगा। इसीलिए हर बंदे के पास कितने राइट्स, कितनी पावर होनी चाहिए जो उसकी जॉब के लिए जरूरी है। किसी भी पर्सन को याद रखिए, पूरी जिंदगी का असूल है, किसी में आपने किसी से काम करवाना है ना, उसको सिर्फ उतनी ही पावर, उतनी ही अथॉरिटी देनी है जितनी उसके काम के लिए जरूरी है, वरना ज्यादा पावर ज्यादा प्रॉब्लम्स। फिर कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस। पहले मिसिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, भाई ये क्या बात है, एग्जांपल दे दिए जी। मिसिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो स्कोप लिमिटेशन है, ये तो क्वालिफाइड रिपोर्ट के ओपिनियन की तरफ जाएगा। हाँ जी, फ्रॉड रिस्क भी है। तो मैंने एग्जाम में फ्रॉड रिस्क की बात करनी है कि क्वालिफाइड में, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। बताया था ना, ऑडिट में एक ही सिचुएशन डिफरेंट टॉपिक्स में टेस्ट हो सकती है, डिफरेंट एंगल से सॉल्व किया जा सकता है। किस एंगल से आपने सोचना है, रिक्वायरमेंट बताएगी। डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड, डॉक्यूमेंट्स में कटिंग वगैरह हुई है, चेंजेस हुई हैं, गड़बड़ है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होनी अगर तो है ही नहीं ना, जैसे कोई बाजू का होता है, कुछ ऑपरेशंस कंपनीज के ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, तो वहां से स्कैन कॉपी आ जाती है। उस सूरत में स्कैन कॉपी समझ आती है तो भाई ओरिजिनल रिकॉर्ड उस मुल्क में पड़ा होगा। लेकिन किसी एम्प्लॉय को कहा भाई आईडी कार्ड दिखाओ, वो ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं दिखा रहा, फोटो कॉपी दिखा रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर की फोटो कॉपी, हालांकि अपॉइंटमेंट लेटर ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, अगर नहीं मौजूद तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉड है। हमने पढ़ा था ना, ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। ठीक है, तो उस वजह से प्रॉब्लम राइज, जब ओरिजिनल अगर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा फिर ठीक है, लेकिन अगर एग्जिस्ट कर रहा है रिकॉर्ड तो ओरिजिनल रिकॉर्ड हमें चेक करना चाहिए, फोटोकॉपी क्यों करे। अगर हमें जानबूझ के ओरिजिनल रिकॉर्ड क्लाइंट नहीं शो करवा रहा, इसका मतलब है कि कोई, क्योंकि उसमें आपको पता है डॉक्यूमेंट्स में नेम वगैरह चेंज करके उसको दोबारा कॉपी कराया, फोटोकॉपी से पता ही नहीं चलता। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन में कुछ ऐसी आइटम्स थी जिनका किसी को पता ही नहीं। ठीक है, जैसे वो याद है, वो कल जो 25 मिलियन का फिक्स एसेट खरीदा था, 2.5 मिलियन से रिकॉर्ड कर लिया था, 22.5 मिलियन वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकंसाइलिंग आइटम शो हो रही थी, वो फ्रॉड थी कि नहीं थी? नहीं थी। एरर क्यों थी? क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद थी, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद थी। अगर वो कहता सर मुझे नहीं पता ये 22.5 मिलियन क्या है, अनएक्सप्लेन्ड होता। जिस चीज की एक्सप्लेनेशन हो वो तो ठीक है, लेकिन जिसकी एक्सप्लेनेशन ना हो वो फ्रॉड। शाबाश। एनुअल चेंजेस इन ट्रेंड्स, रेशियोज एंड रिलेशनशिप, ये एनालिटिकल प्रोसीजर की बात कर रहा है। ट्रेंड से मुराद एनालिटिकल प्रोसीजर है कि पिछले कई सालों से जो भी इनकम एक्सपेंस आ रहा है उसी रेशियो के साथ इस साल भी होना चाहिए। अगर इस साल आपकी सेल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही है, ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्रीज अदर एडजस्टमेंट्स एट ईयर एंड, बता अनयूजुअल डिस्काउंट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड कंफर्मेशन से रिप्लाई आया, उसमें अनयूजुअल देखिए, कुछ रिप्लाई आते हैं यूजुअल, सर ये चीजें तो हमने 3 दिन बाद रिसीव की हैं, हम कहेंगे यूजुअल है, यूजुअल है, गुड्स इन ट्रांजिट हो गए। सर ये चेक तो हमने 3 दिन पहले भिजवा दिया हुआ, हम कहेंगे यूजुअल है, क्या कैश इन ट्रांजिट है,
और अगर जवाब भाई कौन है रे तू, जवाब में क्या लिखो, भाई आप कौन है, हम पहचानते नहीं, हमें क्यों तंग किया, हमारा एड्रेस कहां से मिला, किसने आपको हमारा नाम बताया। अगर कंफर्मेशन में ये लिखा हो ये अनयूजुअल है कि नहीं, ये फ्रॉड को इंडिकेट कर रहा है। कैसे कैसे कि फेक डेटर है, तभी तो कह रहा है कि भाई मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। वो कंफर्मेशन की केस स्टडी थी, उसमें हमने उससे पूछा कि हमारे क्लाइंट ने आपसे 10 लाख रुपया लेना है, बताइए आपने कितने पैसे देने हैं, ये लिखते हैं। उसने जवाब में लिखा सू अस, सू अस, सू सिंगल सिंगल ई ऐसी सू अस। क्या मतलब है, हमारे ऑडिट में से क्या इम्पैक्ट है, गैस कीजिए। इन दो अल्फाज फेक होता है हु आर यू, सू अस इन दो अल्फाज से इसका मतलब कि वो कह रहा है पैसे ले सकते हो तो ले लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट का रिस्क इंक्रीज हो रहा है इस सेंटेंस से, ठीक है। ये तो अगर इस तरह के अनयूजुअल जब जवाब हमें मिले तो इसका मतलब क्या है, कहीं कोई गड़बड़ है, रिस्क ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, ये हो गया। मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट वैल्यू, फिजिकल एसेट्स गायब हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। वो याद है वो स्क्रैप गायब हो रहा था हमारी फैक्ट्री से, वो स्क्रैप किया कोई और, सेल कोई और, क्वांटिटी किधर गई पता ही नहीं, और क्लोजिंग बैलेंस में भी नहीं था। तो अगर कोई भी इन्वेंट्री मिसिंग हो रही है, कोई चोरी कर रहा है, ये भी फ्रॉड। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, ये आईटी से रिलेटेड है, इसके साथ बैकअप में लिख लें आईटी। आईटी सिस्टम में चेंजेस की जा रही है, किसी को पता ही नहीं। जैसे सुबह अब पिछले साल प्रोसेस की थी सैलरी सबकी, उसमें ओवर टाइम का रेट था 100%, इस महीने में ओवर टाइम का रेट हो गया 120% ऑफ रेगुलर रेट। सिस्टम में चेंज हुआ, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए कि नहीं। लिखत पढ़त के ज़बानी कलामी, लिखत पढ़त में पता चले डायरेक्टर की तरफ से कोई अप्रूवल ही नहीं, तो क्या है ये, फ्रॉड। क्लियर। किसी भी आईटी के किसी भी सिस्टम में आई कि आपने इसके ऊपर केस स्टडी भी है, वो हम आईटी वाले चैप्टर में कर लिखा था, सिस्टम में चेंज हुआ, बल्कि अभी बता देता आईटी तो माशाल्लाह आप एक्सपर्ट है, केस स्टडी अभी डिस्कस कर लेते हैं आईटी वाले। उसने कहा सिस्टम में चेंज हुआ और उसके बाद सिस्टम में बैठ गया, सिस्टम फ्यूज उड़ गया सिस्टम का, 3 दिन लग गए उसको दोबारा रिकवर करने में। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला सेल्स मैनेजर ने आईटी वाले को फोन करके कहा था कि सिस्टम में ये चेंज कर दो। बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस केस स्टडी में, सिस्टम में क्या क्या। एक तो सेल्स मैनेजर कौन होता है अथॉरिटी के सिस्टम में, क्या ये तो डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए, शाबाश पहले। और दूसरा हाँ आईटी वाले ने चले ये अनऑथोराइज्ड प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी सेल्स मैनेजर के पास, क्लियर। और दूसरा रिटर्न अप्रूवल नहीं है, भूल गए फोन पे बात हो रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में ज़बानी कलामी बातें होती हैं, रिटर्न जो भी सिस्टम चेंज करना रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और वो इतना प्रोग्रामर फारग था, उसने जो भी सिस्टम में चेंज किया था उसको पहले ऑफलाइन टेस्टिंग नहीं की, भाई पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए फिर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। आईटी में कहीं नहीं पढ़ा आपने, आईटी में कभी ये चीज नहीं पढ़ी कि पहले सिस्टम को टेस्ट कर लो लैब में, सक्सेसफुल हो तो फिर इंप्लीमेंट करो। चलो ये नहीं पढ़ी, इसको छोड़ो। ये तो पढ़ा होगा ना बैकअप करना चाहिए, ये तो आप हर रोज करते हैं, रात को 2 बजे व्हाट्सएप का बैकअप है ना, ताकि कभी मोबाइल गुम हो तो आप रिकवर कर सके। तो भाई बैकअप किया होता ना तूने, तो जैसे तेरा मोबाइल गुम हुआ था अगले ही दिन सारी कन्वर्सेशन रिस्टोर हो जाती। अगर बैकअप किया होता सिस्टम का तो 3 दिन तक इंतजार ना करना पड़ता, उसे फौरी तौर पे आप रिकवर कर लेते। तो ये 3-4 अब बताइए, वैसे अभी हमने आईटी का कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये आईटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम समझ आ रही है वीकनेस के स्टडी में। आगे चलते हैं जी, क्या क्या प्रॉब्लम थी। पहला जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं थी, सेल्स मैनेजर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं थी, बैकअप नहीं था, टेस्टिंग बिफोर इम्प्लीमेंटेशन नहीं थे। अब आप भाई गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी सीखनी होती है फौरन ही, या मोटरसाइकिल जिस दिन आपने सीखी फौरन ही आप ये मेन रोड पे निकल गए थे, पहले टेस्टिंग की थी ना गली मोहल्ले में थोड़ा सा। हाँ दूसरी तरह पहले टेस्टिंग करनी है लैब में, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है सिस्टम की, असूल है। प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है दोनों के, मैनेजमेंट के ऑर्डर के।
रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड फैसिलिटी सर्टेन एम्प्लॉइज कस्टमर वेंडर अदर्स whom audit evidence might be sound. क्लाइंट ने इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं आपको एक्सेस देने, किसी बंदे की कोई रिकॉर्ड नहीं देना आपको। ये तो स्कोप लिमिटेशन है, रिक्वायरमेंट। शाबाश। तो ये अच्छे तलकात होते तो क्लाइंट ना थोड़ी करता। अनड्यू टाइम प्रेशर बाय मैनेजमेंट टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स और कंटेंशियस, मसाइल ज्यादा है, टाइम कम है, टाइम कम, क्लाइंट बार बार प्रेशराइज कर रहा है, जल्दी रिपोर्ट दीजिए सर, जल्दी रिपोर्ट दीजिए। तो ये चाह रहा है कि जल्दी जल्दी, आपने प्रेशर में नहीं आना, ये ध्यान में रखिएगा। आपने कहा सर हमें एविडेंस मिलेगा फिर रिपोर्ट साइन करेंगे, वरना नहीं। कंप्लेंट्स बाय मैनेजमेंट अबाउट कंडक्ट ऑफ ऑडिट और मैनेजमेंट इंटिमिडेशन, मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। या मैनेजमेंट ने पार्टनर को फोन करके कहा सर आपका एक बंदा है टीम का, वो बहुत तंग करता है हमें, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, उसके मैनर्स ठीक नहीं है, ठीक है, उसको कहे हमें तंग ना करे। भाई वो क्यों तंग करेगा, खुद सोचे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा ना, जो ये शायद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे। तो आप अगर एंगेजमेंट पार्टनर है, किसका साथ देंगे, क्लाइंट का कि अपने टीम मेंबर का? इशू को अंडरस्टैंड करेंगे क्या उसमें। अनयूजुअल डिले बाय एंटिटी इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन को बिला वजह डिले कर रहा है, जितना कम टाइम मिले ऑडिटर को उतना अच्छा है। रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस टू की आईटी ऑपरेशन स्टाफ फैसिलिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल फॉर टेस्टिंग थ्रू कैट। अच्छा ये भी, इसमें भी एक्सेस नहीं दे रहा, इसमें भी एक्सेस नहीं दे रहा। ये हमारा मैनुअल सिस्टम और मैनुअल रिकॉर्ड है, ये आईटी बेस्ड है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, इसे कैट को अंडरलाइन करना। एंड अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंट इन कंट्रोल टाइमली बेसिस, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। अनविलिंगनेस टू करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैनेजमेंट जब कभी मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करती ना, आपने अब तक सिंपल यही सोचा है मिस स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर मैनेजमेंट जिस तरह हम देखते हैं ना कि कोई स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो उससे रिस्क ऑफ फ्रॉड भी अराइज होता है, उसी तरह याद रखें अगर तो कोई जजमेंटल मिस स्टेटमेंट है तो ठीक है, लेकिन फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट हो गई यानी कंफर्म है कि ये गलत, उसमें भी रिस्क ऑफ फ्रॉड अराइज होता है कि मैनेजमेंट क्यों नहीं जानबूझ के, उसे पता चल गया फिर भी अपनी गलती पे कायम क्यों है। लेकिन वो हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये उस वक्त डिस्कस करना है जब रिक्वायरमेंट में रिस्क कहे कि ऑडिटर के कहने के बावजूद मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट करेक्ट नहीं कर रही, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। लेकिन ये कब लिखना है हमने, रिक्वायरमेंट। अदर अकाउंटिंग पॉलिसी एट वेरिएंस विद इंडस्ट्री ना, वेरिएंस में डिफरेंट है, इंडस्ट्री में अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और चल रही है। देखिए वेटेड एवरेज और फाइफो दोनों इन्वेंटरी वैल्यूएशन में अलाउड है, लेकिन सारी इंडस्ट्री वेटेड एवरेज में चल रही है, हमारा क्लाइंट फाइफो पे चल रहा है। वैसे तो कॉस्ट इवैल्यूएशन दोनों अलाउड है, सारी इंडस्ट्री कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर रही है, हमारे क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया है विद इन फ्रेमवर्क की, लेकिन इंडस्ट्री से हटके, जब इंडस्ट्री से हटके, इंडस्ट्री नॉर्म इंडस्ट्री प्रैक्टिस से हटके कोई पॉलिसी एस्टिमेट्स वगैरह अप्लाई किए जाए, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विदाउट चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, बूम सर्कमस्टेंसेस चेंज हो एस्टिमेट चेंज हो, समझ आता है। बूम में प्रोविजन फॉर बैड डेट कम, रिसेशन में प्रोविजन फॉर बैड डेट ज्यादा, समझ आता है। सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, एस्टिमेट चेंज हुआ। लेकिन पिछले साल रिसेशन थे, इस साल तो बिल्कुल ही तबाह हो गई इकोनॉमी, डिप्रेशन में आ गई है, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट कम हो गई, प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रॉब्लम नजर आ रही है, सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुई, एस्टिमेट चेंज। फिर अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद दोस्त ऑफ गवर्नेंस, मैनेजमेंट कह रही है सर हमारे सामने डायरेक्टर से मिलेंगे तो मुलाकात करवाते हैं, अलग से नहीं, पता नहीं आप उनको क्या कह दें, क्योंकि इसका मतलब अच्छा कुछ कहने वाली बातें हैं इसीलिए डर रहे हो। रिस्क ऑफ फ्रॉड, टॉलरेंस ऑफ वायलेशन ऑफ एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स कंपनी का, उसकी वायलेशन कर रहे हैं और माफी मिल रही है, छोटी चोरी पे माफ कर देते हैं और बड़ी चोरी को भी माफ कर देते हैं, ठीक। तो ये पैटी थेफ्ट को भी हमने टॉलरेट नहीं करना सिखाया था कल, ये है हमारे फैक्टर्स सारे, क्लियर हो गया। ये कल भी फ्रॉड फैक्टर पढ़े थे, आज भी फ्रॉड फैक्टर पढ़े, सिर्फ आपने हर कैटेगरी में से 2-2 3-3 याद कर लिया त्यातन काफी है, वरना ज्यादा चांसेस क्या है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, इसको सारी कंप्लीट लिस्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, आधी आधी भी याद हो गई ना बहुत है, आधी आधी भी याद हो गई। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अब ये लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ देयर इज ए फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, इसमें और लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 3, दोनों में क्या फर्क है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में और 4 में, इसमें हाँ जी, वो है जब रिस्क सामने आए तो क्या करना है, ये है जब पता कंफर्म हो जाए फ्रॉड है तो क्या करना है।
अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात वो क्लियरली कहता है कि देयर इज फ्रॉड, बाज़ कहता है देयर इज सस्पेक्टेड फ्रॉड, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वो मुख्तात अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो सस्पेक्टेड, जब रिस्क ऑफ फ्रॉड कहे तो रिस्क ऑफ फ्रॉड, जब फ्रॉड कहे तो मतलब कंफर्म हो गया। जैसे था ना रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में और मिस स्टेटमेंट में फर्क है। जब ऑडिटर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है तो हमने प्रोसीजर बताने होते हैं। जैसे यहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई किया तो प्रोसीजर बताया, लेकिन जब मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेता है तो कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट विद दोष ऑफ गवर्नेंस इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट ये बात बताता है। तो यहां पे लिख ले जो फर्क रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट में है, जो फर्क रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट में है, अब वही फर्क रिस्क ऑफ फ्रॉड और फ्रॉड में है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ, क्या करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है फ्रॉड सामने आ गया तो क्या करना है, तो क्या करना है। ठीक है, आईकैप की बुक में केस स्टडी है, उसमें कहता है गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, उसने कहा भाईजान हमारे जहाज का पेट्रोल आपने पेट्रोल की सप्लाई अपने पास एक कंपनी से कहा रखनी है, ताकि कभी अचानक हमें जरूरत पड़े ना, कभी जंक्शन लग सकती है कोई और जरूरत, तो आपके पास पेट्रोल मौजूद हो। कितना, कम से कम 10 करोड़ का। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल खरीदा 6 करोड़ का और उसे रिकॉर्ड कर लिया 12 करोड़ पे। ऑडिटर ने पूछा ये क्या, उसने कहा 6 करोड़ तो कॉस्ट है, इसकी सेल प्राइस बेचूंगा मैं 12 करोड़ का। हमने कहा भाईजान आपको पता नहीं आपकी इन्वेंट्री है, ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे होती है रिकॉर्ड। मैंने कहा नहीं सर, इसको एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट जो है ये 10 करोड़ का सामान होना चाहिए, वरना तो गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देंगे। बताइए कि प्रॉब्लम है। मिस स्टेटमेंट तो है ही है, मिस स्टेटमेंट तो, क्योंकि लोअर कॉस्ट एनआरवी नहीं है, लेकिन क्या फ्रॉड भी है, इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट फ्रॉड है। अब ये बताइए रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि फ्रॉड आइडेंटिफाई हो चुका है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के 4। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रोसीजर की तरफ जाना है कि कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद दोस्त ऑफ गवर्नेंस, कम्युनिकेशन विद रेलेवेंट अथॉरिटीज, किस तरफ जाना है, कम्युनिकेशन। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, इसको पहचानना है, 3 से डिफरेंशिएट करना है। कहते हैं अगर फ्रॉड है, समझ आ गया, पता चल गया फ्रॉड है या तकरीबन कंफर्म हो गया, बस वो पार्टी नहीं मान रही जिसने फ्रॉड किया, वो कभी मानता भी नहीं है, वो तो फांसी भी लड़ा जाएगा फिर भी कहेगा, तो इसीलिए वो सस्पेक्टेड फ्रॉड का वर्ड है। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट फ्रॉड टू एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑन टाइमली बेसिस पे फौरन कम्युनिकेट करो। किसको, मैनेजमेंट को, जिसने फ्रॉड किया उसी को, उससे एक स्टेप ऊपर सीएफ, अगर मैनेजर अकाउंट ने फ्रॉड किया है सीएफओ को बताओ, सीएफओ ने किया है सीईओ को बताओ, एक लेवल ऊपर, यही बनता है। दूसरा, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इफ अमाउंट इज सिग्निफिकेंट और मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है किसी फ्रॉड में या अमाउंट सिग्निफिकेंट है, थर्ड पार्टी, आपको पता है मैनेजमेंट भी करती है, थर्ड पार्टी भी फ्रॉड, अगर थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया है और वो इमटेरियल है ना, तो सिर्फ मैनेजमेंट को बताना है। अगर थर्ड पार्टी ने फ्रॉड किया है और सिग्निफिकेंट है, मैनेजमेंट को भी बताओ, दो चाबी गवर्नेंस को भी बताओ। मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो मैनेजमेंट में एक लेवल ऊपर अगर कोई है उसको भी बताओ, दो चाबी गवर्नेंस डायरेक्टर्स को भी बताओ। कम्युनिकेशन हो गई। अच्छा सोच के बताइए, क्या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना चाहिए अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है? यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि ये आउटसाइड पार्टी है ना, यहाँ पे आउटसाइड पार्टी को कोई कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंशियलिटी कंसेप्ट अप्लाई होता है। हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। हमने वो एग्रीमेंट पढ़ा जो फ्यूल वाला हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर फ्यूल कम हुआ तो ऑडिटर बताएगा हमें। हमने कहा रिक्वायर्ड बाय लॉ है, रेगुलेटरी अथॉरिटी को फौरन बताओ, ये ना हो जंग हो जाए, जंगी तैयारी F16 पेट्रोल भरवाने के लिए आए, पता चले इधर कोई पेट्रोल ही नहीं, खत्म है। हाँ, इधर आधा पेट्रोल भर दिया है, हाँ जी, वो दिल्ली जाना था, सक्खर तक पहुंच गए, उधर ही टायर गया, ऐसे थोड़ी होगा। ठीक है, तो हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी को टाइमली कम्युनिकेट करना चाहिए। आगे चलते हैं। इफ ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड देयर आर डाउट्स ऑन इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, जो कि होगा या डायरेक्टर एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते, ऑडिटर विड्रॉ कर सकता है। याद है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को ऑडिटर कंप्रोमाइज नहीं करता, इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, इंटेग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज, कंपिटेंस पे कंप्रोमाइज हो जाता है, इंटेग्रिटी पे नहीं। तो ऑडिटर विड्रॉ करेगा, ठीक है, ऐसा क्लाइंट जिसकी मैनेजमेंट खुद फ्रॉड कर रही है, मैं विड्रॉ कर।
अगर फ्रॉड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटमेंट भी है, जैसे ये लोअर ऑफ कॉस्ट जनवरी वाला है, इसमें मिसस्टेटमेंट भी तो इफेक्ट हो रही है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो इफेक्ट हो रही है, तो ओपिनियन भी मॉडिफाई हो जाएगा। भाई एग्री करते हैं सारी चीजें? फर्क समझ आया? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 में क्या फर्क है? वो प्रोसीजर्स हैं सारे के सारे। रिस्क ये क्या है? फ्रॉड और कम्युनिकेशन इंपैक्ट ऑन द बोर्ड। डन जी। फिर इसके बाद बाकी तो ठीक हो गए। अच्छा ये आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या होता है? मैनेजमेंट अपने बनाए हुए सिस्टम का कंट्रोल्स को खुद ही बाईपास कर दे, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। एक है वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेस थी, चलता चलता सिस्टम में गड़बड़ हुई, सीसीटीवी कैमरा चलते चलते खराब हो गया, गार्ड था रात को से कहा था भाईजान निगरानी करनी है, वो थोड़ी देर के लिए सो गया। ये तो है। स्टॉक आउट नहीं हुआ हर महीने, 1 महीने डंडी मार ली उसने, स्टॉक आउट नहीं किया इन्वेंटरी मैनेजर ने। ये चीजें वीकनेस इंटरनल कंट्रोल है, ये भी ठीक है। लेकिन एक है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सीईओ सीएफओ ने खुद आके गार्ड से कहा ये लोग 2000 रुपया जाओ घूम फिर के, आज तुम्हारी छुट्टी। स्टॉक काउंट खुद मना कर दिया नहीं करना, सीसीटीवी कैमरे का बटन ऑफ कर दिया जानबूझ के खुद। ये है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल को खुद बाईपास करे। नॉर्मल वीकनेस इन कंट्रोल होती है ना, वो इतनी स्वेयर नहीं होती, नॉर्मली आरजी होती है। मैनेजमेंट के लिए आता है, मैनेजमेंट एक्शन लेती है, उसको ठीक कर देती है। लेकिन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल जो मैनेजमेंट खुद ही बाईपास करे तो फिर तो ज्यादा स्वेयर है ना। इसीलिए उसने मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के ऊपर अलग से कंसेप्ट बनाया। पहले हमें क्या सिखा रहा है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है क्या? कह रहा है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, management override of control means ability of management to overrule prescribed policy and procedure to prepare fraudulent financial, ये to prepare, इसको अंडरलाइन करें, to prepare fraudulent financial statements। ये आपको पर्पस बता रहा है कि मैनेजमेंट जब कभी कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगी, पर्पस क्या होगा? आपको पता है मैनेजमेंट छोटी मोटी चोरियां नहीं करती, मिसएप्रोप्रिएशन नहीं करते, वो बड़ी कार्रवाई करते हैं। और बड़ी कार्रवाई कैसे होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल करती है। ये तो ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या पता चल गया? प्रेस्क्राइब्ड पॉलिसी से इंटेंशनली बाईपास करना। कौन करता है? मैनेजमेंट करती। क्यों करती है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अच्छा अगर नॉर्मली कंट्रोल स्ट्रांग है तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कर सकती है? फिर भी कर सकती है, बटन दबाने की मार है सारा सिस्टम। इवन तो ये समझ आया, इवन वेयर कंट्रोल अदरवाइज अपीयर टू ऑपरेट इफेक्टिवली। अदरवाइज नॉर्मली कंट्रोल इफेक्टिव भी हो। मैनेजमेंट आईकैप ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत मुतासिर। आपने कहा इतना स्ट्रांग सिस्टम तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, इसलिए आपने असेस किया कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क कम है। क्या आपका डिसीजन ठीक है? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल स्टिल है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। उसने कहा दुनिया के हर मुल्क में, हर कंपनी में ये रिस्क है कि मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल को खुद बाईपास कर सकती है। टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स इसकी वही है। आप सोच रहे हो कि सर ने लिस्ट पढ़ानी, कोई लिस्ट नहीं पढ़ानी। हाँ वो कौन सी एग्जांपल? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एग्जांपल ही इसकी टेक्निक्स हैं। क्यों? क्योंकि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती ही मैनेजमेंट है। भाई कस्टमर थोड़ी आके करेगा, कोई एम्प्लॉय थोड़ी करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसको तो एक्सेस ही नहीं है। तो ये जरा मैच करके देखिए, हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। नहीं हो सकता है भूल गया हूँ तो कर नहीं सही। पढ़ना एक एक करके कंपेयर कर, उधर से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स और इधर से ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स, और इसकी सेम होने की वजह क्या है? हाँ जी, क्योंकि मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल रिपोर्ट है। अब सुनिए, आप इसका करेंगे क्या? नॉर्मल इंटरनल कंट्रोल वीकनेस है ना, तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल रिस्क इंक्रीज करते हैं, कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं करते, सब्सटैंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट ज्यादा कर देते हैं। यही करते हैं ना नॉर्मली कंट्रोल वीक। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे क्या करना है ये सुन ले। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे क्या करना है? स्टैंडर्ड ने 3 कहा हुआ है चीजें, 3 बड़े टॉप लेवल के फ्रॉड जो मैनेजमेंट करती है वो हमें बताएं। इस कंसेप्ट को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। आपको याद है सबसे बड़ा मैनेजमेंट का फ्रॉड क्या होता है? सबसे बड़ा रिसर्च बताई थी ना, टॉप जैसे वो होते हैं टॉप 10 मूवीज, तो रिसर्च में टॉप 10 फ्रॉड
उसमें पहले नंबर पे फ्रॉड कौन सा था पता? ईयर एंड पे फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। इसके लिए पहला प्रोसीजर, टेस्ट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज। जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड हुई हैं उनको टेस्ट करो। अच्छा, वो कह रहे हैं थ्रू आउट द ईयर ही सैंपल बेस पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चेक करो, फ्रॉडुलेंट तो नहीं है, लेकिन खास तौर पे ईयर एंड की ट्रांजैक्शन को टेस्ट करो। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस करने के लिए पहला तरीकाकार क्या है? जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फ्रॉड यही करते हैं, फेक एंट्रीज पास करते हैं, फेक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड बताइए क्या है? एस्टिमेट्स को इनएप्रोप्रिएटली चेंज करना। तो दूसरे नंबर पे हमने एस्टिमेट्स को रिव्यू करना है कि क्या एस्टिमेट्स रिकॉर्ड करते हुए मैनेजमेंट बायस तो नहीं हो गई। पहले नंबर पे फोकस किसके ऊपर है? अंडरलाइन करें, जर्नल एंट्रीज के ऊपर। दूसरे नंबर पे किसके ऊपर है? काउंटी एस्टिमेट्स को अंडरलाइन करें, मैनेजमेंट ओवरराइड। तीसरे नंबर पे रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन में गड़बड़ होती है। तो तीसरा में देखें, बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कुछ याद आया? बिजनेस रैशनल फॉर ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक अजीब बात देखें, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस करने के लिए 3 तरीके बताए हैं उसने। एक बताया जर्नल एंट्रीज टेस्ट करो, दूसरा बताया एस्टिमेट्स चेक करो, तीसरा बताया सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चेक करो। बाकी 2 की एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ लिया हुआ है। किस चैप्टर में पढ़ा है? रिलेटेड पार्टी में। इसलिए अगर थोड़े नंबर हो हेडिंग देके बता दे, ज्यादा नंबर हो चले जाओ उधर छाप दे भाई। अच्छा, जब आपने जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करना है, मुझे बताइए क्या कोई भी रेगुलर सैंपल जैसे सिलेक्ट करते हैं वैसे सैंपल सेलेक्ट करना है जर्नल एंट्रीज का? कि मैनेजमेंट से पूछेंगे सर कोई अनयूजुअल तरीके से प्रोसेसिंग हुई है तो बताएं। हाँ सर, एक दिन क्या हुआ, दोपहर का वक्त था, ये बात है 29 दिसंबर की, और सीएफओ आके पूरा साल नहीं कहा, आके कहने लगा कितना काम करते हैं आप, थक गए होंगे, आपको आज जल्दी छुट्टी दी जाती है। कहता आगे पीछे मैं 8 बजे छुट्टी मांगने जाता हूँ ना शाम को, तो कहता है इतनी जल्दी घर जाके क्या करोगे? और 2 बजे कह रहे छुट्टी कर जाओ। मैं छुट्टी करके गया, इतना नेक इंसान सीएफओ अगले दिन आया, इसने 10 ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की हुई थी जो मैंने करने थे। अब बताइए, आपने सारे साल में से सैंपल उठाएंगे कि जो अनयूजुअल प्रोसेसिंग हुई उनको? आपने कहना बिल्कुल ठीक है, उस नेक इंसान के दर्शन भी हम करेंगे और उसके नेक, हाँ जी बिल्कुल, जो अमाल है उनका जायजा भी लेंगे। एंट्रीज अनयूजुअल प्रोसेसिंग, समझ आई बात? इंक्वायरीज अबाउट इन अनयूजुअल एंट्रीज। और फिर जर्नल एंट्रीज को सेलेक्ट करना है, ये रेंट पे तो करना ही करना है ना, वो तो लाजमी है। तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, एड ये रेंट। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर भी मशकूक किस्म की ट्रांजैक्शन हो ना, क्योंकि जो बंदे 10% जिन्होंने फ्रॉड करना ही करना होता है ना, जो 80% वाले होते हैं ना, वो एंड पे फैसला करते हैं इन्होंने करना ही करना है, उन्होंने कहना है एंड पे भी करना है, अभी करना है, अभी से शुरू कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, जब अगले दिन एग्जाम होता है तब फैसला करते हैं ज्यादा नकल लगाएंगे हम, लेकिन जो आधी होते हैं पहले सेशन से सोचना शुरू कर देते हैं क्या कार्रवाई कर भाई। ठीक, ये एप्रोप्रिएटनेस जर्नल एंट्री समझ आ गया। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल के उसने 3 तरीके बताए, कौन कौन सा? जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करना है, काउंटिंग एस्टिमेट को करना है, रिलेटेड पार्टी। जर्नल एंट्री में उसने कहा इंक्वायरी करो, फिर टेस्ट करो, खास ये रेंट पे लाजमी, और फिर देखो अगर जरूरत है, कंसीडर का मतलब देखो अगर जरूरत है तो पूरे साल के में भी से भी सैंपल स्लाइड कर लो, लेकिन ये रेंट पे लाजमी करना है। और एस्टिमेट एक ऐसी बात है, उसको सुन के आप उछल पड़ेंगे, ये भाई बड़ा अच्छा उछलता है भाई, उछल के दिखाना है सबको। इवेल्युएट वेदर जजमेंट। अच्छा, पहले कह रहा है कि ये देख लो कि क्या जो अजम्पशंस और एस्टिमेट्स हैं वो बायस तो नहीं है। बायस का मतलब क्या? इस साल प्रॉफिट चाहिए, सारे एस्टिमेट्स डाउनवर्ड, इस साल टैक्स बचाना है, सारे एस्टिमेट्स अपवर्ड, ये है बायस। तो हमने इवेल्युएट करना है वेदर जजमेंट एंड assumption by management in making estimates indicate possible bias। कहता है चाहे इंडिविजुअली वो रीजनेबल भी हो ना, आपने उनको इन एग्रीगेट देखना है। असल में पता है क्या, कैसे फाइनेंशियल में चलती है, एक एरिया में एस्टिमेट अप हुआ, दूसरे में डाउन, एक में अप, दूसरे में डाउन, एक में अप, ऐसे तो चलता है। लेकिन अगर आपको पता चले हर जगह एस्टिमेट डाउन ही जा रहे हैं, बायसनेस सामने आ रही है कि नहीं इन एग्रीगेट, तो कहता है इंडिविजुअली आपकी तसल्ली भी हो ना, एस्टिमेट ठीक है, कलेक्टिवली आपने ये जरूर देखना है कि किसी एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे। ठीक है, अब उछलने का टाइम आ गया, तैयार हो जाए। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को वेरीफाई करने का एक तरीका है
रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ एस्टिमेट्स, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू को अंडरलाइन करें, उछलना भाई। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, भाई उछले क्यों सर? अकाउंटिंग में तो पढ़ा है प्रोस्पेक्टिव होता है एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव होती है, इधर एस्टिमेट्स में पढ़ा रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू। क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग एप्लीकेशन नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू है। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू का मतलब जितनी मुश्किल टर्म है इसका मतलब ही आसान। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू का मतलब ये है कि पास्ट में जाके देखो क्या मैनेजमेंट का एस्टिमेट सही साबित होता रहा है कि नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू का मतलब क्या? अगर पास्ट में मैनेजमेंट के एस्टिमेट सही साबित होते रहे हैं तो इसका मतलब ये एस्टिमेट भी सही होगा, और पास्ट में एस्टिमेट्स अगर गलत साबित होते रहे हैं ये भी गलत होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ एस्टिमेट होना चाहिए कि नहीं? अकाउंटिंग एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव ही होगी, लेकिन ऑडिट में जब हमने चेकिंग करनी है रेट्रोस्पेक्टिव पिछले सालों में जाके करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। ये रेट्रोस्पेक्टिव बहुत अंडरलाइन कर मेरा भाई, कर लिया बस, शाबाश। रेट्रोस्पेक्टिव भाई समझ आ गई ये? चलिए आज ज्यादा नहीं पढ़ना हमने क्योंकि आपका टेस्ट भी है, हाँ जी, इसीलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज। टेस्ट जरूर दीजिएगा।